गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 जो है उसमें दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो पार्ट 1 है और ये है फ्रॉम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक। सबसे पहले देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, हमारे देश का नाम क्या रहेगा उसके बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो लोगों में सहमति ये हुई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम देश का नाम इंडिया रखेंगे और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम देश का नाम भारत रखेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही नाम रखेंगे। तो इंडिया दैट इज़ भारत, इसमें इंडिया भी आ रहा है और भारत भी आ रहा है, इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 1 है। ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे कि हमारा जो कंट्री जो फॉर्म हुआ है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि अदर कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए देखोगे आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें कुछ स्टेट्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि हम एक यूनियन का फॉर्मेशन करेंगे, एक देश बनाएंगे। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर जाओगे तो ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, पहले यूनियन बना, यूनियन बनने के बाद में फिर स्टेट का डिसीजन हुआ था, स्टेट स्टेट बनाए गए थे। लेकिन यूएसए में क्या हुआ था, कुछ स्टेट्स ने मिलके बोला था कि हम यूनियन फॉर्म करेंगे। ठीक है। अभी एक चीज़ देख लेते हैं हम, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, यूनियन टेरिटरीज में तो आपके आगे जो हमारे जैसे दिल्ली है, दमन दीव है, पुदुचेरी है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, ये सारे यूनियन टेरिटरीज में आ गए। लेकिन अगर टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आपका जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं ये तो आएंगे ही, साथ में जो स्टेट्स हैं वो भी आएंगे। और जो फ्यूचर में हम जो फ्यूचर में एक्वायर करने वाले हैं टेरिटरीज, वो भी इसी टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंडर में आएंगे। अभी देख लेते हैं, जैसे एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, हमने सिक्किम को बाद में एक्वायर किया है, तो वो भी टेरिटरीज ऑफ स्टेट में आएगा। ठीक है। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन pertaining to states are applicable to all states except JNK। अच्छा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल रहेंगे। अनलाइक यूएसए, यूएसए में क्या है, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और हमारा जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। इंडिया में केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो एप्लीकेबल है स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जो है संविधान का, उसमें क्या है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, जो भी पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि इंडिया जो है न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट्स का, और वो भी एक्सटर्नल। अगर जैसे कोई अदर कंट्रीज हमें कोई आइलैंड गिफ्ट करता है, ठीक है, तो हम उसको जो एक्वायर करेंगे वो इसी आर्टिकल के बेसिस पर करेंगे। आर्टिकल 2, एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 जो है वो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के लिए है। अगर हमें फॉरेन कंट्री कोई गिफ्ट में देता है, फॉरेन कंट्री अगर कोई हमें कोई अपना पार्ट कोई गिफ्ट में दे रहा है, तो इसको हम एक्वायर करेंगे। तो जिस प्रोविज़न के तहत एक्वायर करेंगे वो आर्टिकल 2 के अंडर में आएगा। उसमें हमें किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको नहीं देनी है, वो सब कुछ इसके आर्टिकल 2 के तहत देखा जाएगा। अभी आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए है। अगर हमें कोई न्यू स्टेट फॉर्म करना है, कंट्री के अंदर ही कोई न्यू स्टेट फॉर्म करना है, या फिर दो स्टेट्स को एक बनाना है, यूनाइट करना है, ठीक है, या फिर एक स्टेट से दूसरा स्टेट फॉर्म करना है, या फिर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है,
या फिर किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज करना है, या फिर उस किसी स्टेट्स की बाउंड्री अल्टर करनी है, या फिर नेम चेंज करना है किसी स्टेट का, तो वो आर्टिकल 3 के अंडर किया जाएगा। मतलब इंटरनल अगर रीएडजस्टमेंट करना है, हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर कोई रीएडजस्टमेंट करना है स्टेट्स का, तो वो आर्टिकल 3 के अंडर में आएगा। ठीक है। अब आर्टिकल 3 का हम एक बार देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है फॉर्म करने का। अच्छा दोस्तों, वो बताने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो इंडिया है वो है इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब हमारा जो यूनियन है वो उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। यूनियन जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारे जो स्टेट्स हैं उनको हम अल्टर कर सकते हैं। जो ये मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, ये इसमें इस तरीके का कोई भी अगर अल्टरेशन करना है तो हम कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टेट को। लेकिन वही बात अगर आप यूएसए की करोगे तो यूएसए में ऐसा संभव नहीं है। यूएसए में क्योंकि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होता है, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अभी हम दोस्तों देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई अल्टर करने वाली, उसको प्रोसीजरल कैसे फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में ये बिल लेके आया जा सकता है, लेकिन बिल सबसे पहले जो बिल है वो प्रेसिडेंट को दिखाना होगा सदन को। ठीक है। लिखा है प्रेसिडेंट शो बिल टू मी, आई विल शो इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट यूटी। जो प्रेसिडेंट है उस बिल को फिर भेजेंगे कहाँ पे, जो भी कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है जिसकी बाउंड्री में या नेम में या फिर एरिया में कुछ इंक्रीज डिक्रीज करना है, उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट साहब उस बिल को प्रोड्यूस करेंगे। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ये बिल प्रेसिडेंट को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जो भी स्टेट का लेजिस्लेचर है वो प्रेसिडेंट को उसको रिटर्न करेंगे कुछ रिकमेंडेशन के साथ में। अगर उन्हें कुछ लगता है कि उनके हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस होने चाहिए, तो वो अपने हिसाब से रिकमेंड करके प्रेसिडेंट को भेजेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट उसमें बाउंड नहीं है, उनके व्यूज़ को लेकर स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यूज़ है उसको लेकर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे। प्रेसिडेंट उनकी रिकमेंडेशन को विदाउट फॉलो किए हुए या विद फॉलो किए हुए केवल एक सिंपल मेजोरिटी के साथ में एक बिल को पास कर देंगे। और वो स्टेट का जो भी उन्होंने चेंज करने के लिए चेंज करना चाहा था वो उस तरीके से चेंज कर देंगे केवल सिंपल मेजोरिटी के साथ में। अब देखो इसमें लिखा है इन यूएसए कैन नॉट चेंज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में ऐसा चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट के लिए सेपरेट रहता है। ठीक है दोस्तों। अभी देखो हम एक बार देख लेते हैं कि स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो कैसे क्रिएट हुए थे। स्टेट और यूटीज़ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। उसमें देखो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरी तरह से पूरे देश की बाउंड्री में लागू हो गया था। उसके बाद कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे लोग एजिटेट कर रहे थे कि उनको लैंग्वेज के बेस पे स्टेट चाहिए। स्टेट का फॉर्मेशन जो है लैंग्वेज के बेस पे होना चाहिए, भाषा के आधार पर उनका वर्गीकरण होना चाहिए स्टेट का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इससे पहले ही एक्चुअली जो संविधान लागू हुआ था उससे पहले ही कुछ कमेटीज़ का गठन किया था और उनसे रिकमेंडेशंस पूछे थे कि ये इसकी जो फेजिबिलिटी है वो कैसी रहेगी, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीज़न करते हैं अपने कंट्री का तो फेजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने धार कमीशन बैठाया था। धार कमीशन में धार जो थे ये एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और ये उसके कमेटी के अध्यक्ष थे। तो धार कमीशन 1948 में बिठाया था। इसने 1948 में ही अपना रिकमेंडेशंस दे दिए थे। और जेबीपी कमेटी बिठाई थी। जेबीपी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पोटी श्री अमालू, ये कमेटी दोनों गठित की गई थी।
और दोनों ने ही बोला था कि किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद में दोस्तों संविधान लागू 1950 में हो गया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश जो है वो फॉर्म कर दिया गया था 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पे। मैसूर जो स्टेट था उसमें से बाइफरकेट करके एक आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया था। इसका रीज़न था कि उसमें एक पॉलिटिशियन थे पट्टाभी सीतारामैया। तो उन्होंने क्या है करीबन 56 डेज का वो किया था, अनशन किया था, उपवास रखा था, एजिटेशन किया था स्टेट फॉर्म करने के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे, और उनकी डेथ हो गई थी। तो आंध्रा जो सॉरी मैसूर स्टेट था जो, वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश था, जिसके प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने और एपी स्टेट को, आंध्र प्रदेश स्टेट को क्रिएट कर दिया था 1953 में। तो दोस्तों अब जैसे ही 1953 में आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर्म हो गया, तो बाकी अदर स्टेट से भी इस तरह की डिमांड्स और उठने लगीं। तो गवर्नमेंट ने 1953 में ही दोस्तों एक फजल अली कमीशन बैठाया। फजल अली उसके अध्यक्ष थे। तो क्योंकि उसकी में जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, फजल अली कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई आप स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हो, लेकिन आप केवल लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिवीज़न नहीं करना है देश का। तो उसमें आपको चार चीज़ें देखनी है। एक तो प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, अपने देश की स्ट्रेंथ, जो यूनिटी है और जो सिक्योरिटी है कंट्री का, उसको देखना है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के आपको कैटर करना है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल दोनों को एक साथ मिला के कैटर करना है स्टेट फॉर्मेशन के लिए। और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरेशन भी आपको कैटर करना है। एंड प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, आपको लोगों का जो प्लानिंग है और प्रमोशन किस तरीके से हो सकता है वेलफेयर से रिलेटेड, वो भी आपको कैटर करना है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। तो धार कमीशन जो सॉरी फैजल अली कमीशन के बाद में दोस्तों 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आया जाता है, जिसके बेसिस पे इस कंट्री का स्टेट्स में डिवीज़न कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है देखो 1956 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके बाद में भी कुछ स्टेट्स का और यूटीज़ का क्रिएशन हुआ है। वो हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से स्टेट और यूटीज़ 1956 के बाद में बने हैं। तो सबसे पहले देखो, महाराष्ट्र एंड गुजरात ये दोनों बाइफरकेट हो गए थे बॉम्बे स्टेट से, ये 1960 में हो गए थे। फिर उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, ये पोर्तुगीज़ द्वारा रूल्ड था, और इसको 1961 में यूटी बना दिया जाता है। गोवा, दमन एंड दीव, पुलिस एक्शन के थ्रू, इसमें पुलिस एक्शन के थ्रू पुर्तगीज से ये 1962 में एक्वायर कर लिया जाता है और एक यूनियन टेरेटरीज बना दिया जाता है। पुदुचेरी, पुदुचेरी क्या है, ये फ्रांस के कंट्रोल में था, और फ्रांस से इसको एक्वायर करके 1962 में एक यूटी बना दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों नागालैंड बनता है आसाम से, इसको आसाम से बाइफरकेट करके 1963 में बना दिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये ट्राइफरकेट हो जाते हैं 1966 में। तीन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें से चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरेटरीज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये स्टेट्स का फॉर्मेशन 1962 में हो जाता है। फिर सिक्किम, सिक्किम को दोस्तों 1974 में 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एक्वायर कर लिया जाता है। फिर आता है दोस्तों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा जो है 1962 में यूटी बनता है, लेकिन 1987 में ये तीनों ही प्रॉपर स्टेटहुड दे दिया जाता है, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बन जाते हैं दोस्तों सन 2000 में। फिर उसके बाद में लेटेस्ट जो स्टेट बनता है दोस्तों तेलंगाना बन जाता है 2014
14 में। अभी दोस्तों आर्टिकल 4 देख लेते हैं हम। आर्टिकल 4 है, जो भी जो भी लॉज हमने आर्टिकल 2 और 3 में बनाए हैं दोस्तों। 2 और 3 में, 2 तो हो गया आपका एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट का, और 3 हो गया आपका इंटरनल रीएडजस्टमेंट का। तो जो भी एडजस्टमेंट हमने किए हैं कंट्री की बाउंड्री में, स्टेट की बाउंड्री में नाम में, या जो भी कुछ किया है आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नहीं काउंट किए जाएंगे, जो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का प्रावधान है, उसके तहत इनका अमेंडमेंट नहीं काउंट किया जाएगा। आर्टिकल 4 हमें ये बताता है दोस्तों। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी हमारा 2 चैप्टर हो गए हैं पॉलिटी के। एक तो प्रियम्बल वाला पार्ट, और ये पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये क्विक रिवीजन टाइप है, आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप वीडियो अच्छे से ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसको वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, जिससे कि मैं आगे भी और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियोस का सेम पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको एक टेलीग्राम पे चैनल पे किसी पे भी अपना टेलीग्राम चैनल बना के उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।